Hello students, I am Munish Gupta, Economics faculty from CA Sahab classes. वेलकम स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला लेक्चर है इकोनॉमिक्स का. थ्योरी ऑफ डिमांड इसमें कवर करेंगे. वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस CUET chapter so that the aspirants for CUET can prepare well in academics and they can excel in competitive also. तो स्टूडेंट्स, ये आपका पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पहली सीढ़ी है सफलता की ओर, और हम चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से क्रैक करें. तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स. शुरुआत करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, जो कि पहला चैप्टर है. तो सबसे पहला सवाल, डिमांड होती क्या है? व्हाट इज डिमांड? तो डिमांड इज एक्चुअली ए डिजायर accompanied with ability and willingness to pay. यानी तीन चीजें जब तक मौजूद नहीं होंगी डिमांड क्रिएट नहीं हो सकती. वो तीन चीजें क्या हैं? पहली डिजायर, दूसरी विलिंगनेस और तीसरी एबिलिटी टू पे. एग्जाम्पल देके बात करते हैं. सपोज मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूं. मान लीजिए आई हैव ए डिजायर टू बाय वॉल्वो. तो मैं वॉल्वो कार खरीदना चाहता हूं. ये मेरी डिजायर है, ख्वाहिश है. अगर मेरे जेब में पैसे नहीं हैं, अगर मेरे पास एबिलिटी टू पे नहीं है, तो मैं वॉल्वो की डिमांड नहीं कर सकता. हाउएवर, अगर मैं डिजायर के साथ साथ एबिलिटी रखता हूं, हैसियत रखता हूं खरीदने की, लेकिन विलिंगनेस नहीं है, आई कैन नॉट जस्टिफाई टू पे 50-60 लाख रुपए फॉर ए कार, तो आई वुड नॉट क्रिएट डिमांड. Demand can only happen when my desire to buy Volvo is accompanied by willingness to pay and I must be able to pay also, right? So now demand होती क्या है? उससे पहले मैं आपको बताऊंगा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है. तो क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी टू बी परचेज्ड एट ए स्पेसिफिक प्राइस. एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार हो, दैट इज सेड टू बी क्वांटिटी डिमांडेड. ऑलवेज रिमेंबर, क्वांटिटी डिमांडेड इज ए सिंगुलर कंसेप्ट. एक अकेली क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडेड कहलाती है, पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस. हाउएवर, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. तो यहां से एक कंसेप्ट, एक पॉइंट ये भी निकल के आता है स्टूडेंट्स कि डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ प्राइस लेवल. डिमांड प्राइस से लिंक्ड होती है, प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज हो जाती है. तो डिमांड का मतलब है प्राइस में चेंज आने से कंज्यूमर कितनी अलग अलग क्वांटिटीज कंज्यूम करने को तैयार है. ठीक है. तो डिमांड इज ए प्लूरल टर्म. डिफरेंट क्वांटिटीज को मिलाकर डिमांड बनती है. अब डिमांड कैन बी इंडिविजुअल एज वेल एज मार्केट ऑल्सो. डिमांड इंडिविजुअल भी हो सकती है और मार्केट डिमांड भी हो सकती है. इंडिविजुअल का मतलब एक अकेला कंज्यूमर, वन सिंगल कंज्यूमर, वन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी. मान लीजिए एक कमोडिटी का एक ही कंज्यूमर है मार्केट में, और वो कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार है, उसको इंडिविजुअल डिमांड कहा जाएगा. Whereas market demand refers to demand by all the consumers of a commodity in the market. मार्केट में किसी कमोडिटी के बहुत सारे कंज्यूमर्स हो सकते हैं, और वो सभी कंज्यूमर्स कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार हैं, इट इज सेड टू बी मार्केट डिमांड. So market demand is basically summation or sum total of individual demands by all individual consumers in the market. Now demand curve. Demand curve क्या होती है? It refers to graphical presentation of demand schedule. यानी कि वो टेबल, demand schedule means a table that represents different levels of prices and लेवल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी. अलग अलग प्राइसेस पे कितनी अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ये दर्शाने वाला टेबल डिमांड शेड्यूल कहलाता है.
और उस डिमांड शेड्यूल को, उस टेबल को जब आप ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो इट वुड बी कॉल्ड डिमांड कर्व। तो आप देख सकते हैं हम इस टेबल में दो इंडिविजुअल्स कंसीडर कर रहे हैं, ए और बी। अलग अलग प्राइसेस पे ए की डिमांड और बी की डिमांड रिवील की जा रही है। मान लीजिए जब प्राइस 4 रुपए है कमोडिटी का, ए की डिमांड 1 यूनिट है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड बाय कंज्यूमर ए। इसी तरह बी की डिमांड 2 यूनिट्स की है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड बाय कंज्यूमर बी। और मार्केट डिमांड वुड बी इक्वल टू डिमांड बाय बोथ द इंडिविजुअल्स, यानी ए की डिमांड और बी की डिमांड को मिला देने से, ऐड कर देने से 3 यूनिट्स मार्केट डिमांड कहलाएगी। Am I clear? Here we are assuming only 2 consumers of the commodity in the market. नीचे आपको दिए गए हैं 3 अलग अलग ग्राफ्स। पहला इंडिविजुअल डिमांड कर्व है ए की, जिसमें अलग अलग प्राइस पे ए कितनी अलग अलग क्वांटिटीज खरीदेगा वो दर्शाया जा रहा है। सेकेंड ग्राफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व है बी की, और थर्ड जो है वो मार्केट डिमांड कर्व है, क्योंकि उसमें हम मार्केट डिमांड की वैल्यूज ले रहे हैं at different possible prices. उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड फंक्शन। वर्ड फंक्शन का मतलब इकोनॉमिक्स में रिलेशनशिप होता है, तो डिमांड फंक्शन हमें बताता है रिलेशनशिप ऑफ डिमांड विद इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स यानी वो फैक्टर्स जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट होती है, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स थे, जिनमें सबसे पहला डिटर्मिनेंट है Px। Px रिप्रेजेंट करता है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। Px रिप्रेजेंट करता है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कमोडिटी की खुद की प्राइस जो है वो सबसे पहला फैक्टर है जो किसी कमोडिटी की डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। अगर किसी कमोडिटी की मार्केट में प्राइस कम हो जाए तो डेफिनेटली हम उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे। तो पहला डिटर्मिनेंट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विच इज इनवर्सली रिलेटेड विद द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। दूसरा डिटर्मिनेंट है PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो पहला सवाल ये है स्टूडेंट्स, रिलेटेड गुड्स होती क्या हैं? रिलेटेड गुड्स का मतलब जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप है। एंड हाउ गुड्स आर बीइंग रिलेटेड? एक गुड की प्राइस में चेंज आने से अगर दूसरी गुड की डिमांड में चेंज आ जाए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक गुड की प्राइस में चेंज आने से अगर दूसरी गुड की डिमांड में चेंज आ जाए तो इसका मतलब दोनों गुड्स में आपस में कोई रिलेशनशिप है। सच गुड्स आर सेड टू बी रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स दो प्रकार की हो सकती हैं, हम आगे बात करेंगे। पहली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड्स। However, next concept, next जो determinant है, that is income of the consumer, which is represented by Y. Y means income of the consumer, और usually आम तौर पर कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर कमोडिटीज की डिमांड ज्यादा कर देता है। इन जनरल हमारी जब इनकम बढ़ती है तो फॉर मोस्ट ऑफ द गुड्स हम डिमांड बढ़ा देते हैं। लेकिन अब आगे चल के बात करेंगे, क्या कुछ ऐसी भी गुड्स हो सकती हैं जिनकी डिमांड हम कम कर दें जब हमारी इनकम बढ़े? तो वो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टेस्ट, टी। तो टेस्ट्स बहुत हद तक हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आप मार्केट जाते हो, आप मोमोज खाते हो, आजकल बहुत ट्रेंड है, हालांकि नहीं खाने चाहिए, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट आप मोमोज खाते हो और मोमोज भी आपको किसी पर्टिकुलर जगह के पसंद होते हैं। तो जहां के मोमोज आपको पसंद हैं, जहां के मोमोज के लिए आपका टेस्ट डेवलप हो गया, उन मोमोज की डिमांड आप बढ़ा दोगे, राइट? आप ऑफन वहां जाकर मोमोज खाना प्रेफर करोगे। लास्ट पॉइंट इज ई, विच मींस प्राइस एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर प्राइस को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर आपको लगता है किसी कमोडिटी की फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी, यानी अभी आपको कम दाम में मिल रही है और फ्यूचर में महंगी हो जाएगी, तो सडनली आप उसकी करंट डिमांड, सडनली अभी आप उसकी डिमांड ज्यादा करोगे टू अवॉइड प्राइस हाइक इन फ्यूचर।
एंड वाइस वर्सा। इसी तरह अगर आप दोस्तों आपको लगता है, स्टूडेंट्स आपको लगता है फ्यूचर में किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाएगी, वो फ्यूचर में सस्ती मिलेगी, तो आप करंट डिमांड को कम करने की कोशिश करोगे और वेट करोगे प्राइस कम होने के बाद हम परचेज करें। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स थे इंडिविजुअल डिमांड के। एंड व्हेन इट कम्स टू मार्केट डिमांड, दो एडिशनल फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, दो एडिशनल डिटर्मिनेंट्स और जुड़ जाते हैं। पहला एन, विच मींस पॉपुलेशन और नंबर ऑफ बायर्स। तो ग्रेटर द पॉपुलेशन मोर वुड बी द मार्केट डिमांड, है ना। तो पाकिस्तान में पेप्सी की मार्केट डिमांड इंडिया में पेप्सी की मार्केट डिमांड के बराबर कभी नहीं हो सकती, राइट। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की, इट इज अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 1/5 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डिमांड फॉर पेप्सी टू बी एज इक्वल और टू बी ग्रेटर देन व्हाट इट इज इन इंडिया। और लास्ट फैक्टर है वाईडी, जिसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नाउ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्विटेबल है, यानी कि अगर किसी कंट्री में इनकम बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लोगों के बीच में, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी एंड दे वुड डिमांड मोर ऑफ द कमोडिटी। हाउएवर अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्विटेबल है, अगर कुछ ही लोगों के पास ज्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास पैसा कम है, तो परचेजिंग पावर कम लोगों के पास होगी और ऐसी सिचुएशन में मार्केट डिमांड कम रहेगी। तो हमने एक एक करके डिस्कस किए अलग अलग फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे प्राइस ऑफ ओन गुड की, ठीक है। तो देखिए, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं और एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, तो सर्टेनली हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। और इसी तरह अगर उस कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, तो प्राइस कम होने पे हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। जनरली आप देखते हैं कोई भी जब सीजन एंड होता है, मान लो सर्दियां खत्म होती हैं, तो विंटर गारमेंट्स पे डिस्काउंट, विंटर गारमेंट्स पे सेल लग जाती है। तो व्हाट दैट सेल इज मेंट फॉर, प्राइस रिड्यूस कर दिए जाते हैं 30, 40, 50%, एंड इट इज इन ऑर्डर टू लुअर द कस्टमर। वो इसलिए होते हैं ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि आगे तो आ रही है गर्मियां और उतनी मार्केट प्राइस पे आप प्रोडक्ट्स खरीदोगे नहीं, आप वुलन्स खरीदोगे नहीं, तो प्राइस को कम करके कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है, डिमांड बढ़ा दी जाती है, राइट। अब दोस्तों, अगर प्राइस कमोडिटी की बढ़ रही है तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कर्व के ऊपर आप एक लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट पे मूव कर जाओगे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। यू मे सी हियर, आप यहां पर देख सकते हो प्राइस बढ़ने से, ठीक है, डिमांड जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ब्रैकेट में लिख रखा है प्राइस इंक्रीज हो रही है और क्यू रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड, तो प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम हो रही है, और एरो जो है वो अपवर्ड दिया गया है, जिसका मतलब है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सिमिलरली अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड पे उसका क्या असर पड़ेगा, कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। और ग्राफिकली आप डिमांड कर्व पे एक पॉइंट से नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाओगे, डाउनवर्ड मूव कर जाओगे, विच वुड बी कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू से। तो जो डिमांड कर्व की स्लोप है वो दर्शाती है चेंज इन प्राइस, जो कि न्यूमरेटर डेल्टा पी दिखा रहा है, अपॉन चेंज इन क्यू, जो कि चेंज इन क्वांटिटी दर्शा रहा है। और इसके साथ हमेशा साइन लगता है दोस्तों नेगेटिव का, ठीक है। और नेगेटिव साइन क्या रिवील करता है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर हो गया। तो दिस वाज फर्स्ट डिटर्मिनेंट विच इज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। और रिलेटेड गुड होती हैं दो प्रकार की, पहली सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब रिप्लेसमेंट।
those goods which can be used in place of one another are called substitute goods. जैसे कि ठंड में चाय या कॉफी, अगर आपका चाय पीने का मन नहीं है तो you would certainly ask for coffee. Ink pen और ball pen are two options that you can use while writing. तो इस तरह की जो सब्सटीट्यूट गुड्स होती हैं उनमें अक्सर जो इफेक्ट होता है उसको हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मींस व्हेन प्राइस ऑफ वन सब्सटीट्यूट राइजेस. फॉर एग्जांपल, इफ प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस, देन कॉफी वुड बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड हेंस people would prefer other cheaper good, that is tea instead of coffee. तो क्या होगा, कॉफी की प्राइस बढ़ने से लोग कॉफी की डिमांड कम कर देंगे और शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे ऑल्टरनेटिव यानी कि सब्सटीट्यूट गुड पे, जो क्या होगा, टी. तो एज ए रिजल्ट कॉफी की प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए इनको रिलेटेड गुड्स कहा जाता है, क्योंकि एक की प्राइस से दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट होता है. ऐसे केस में अगर हम डिमांड कर्व ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं डिमांड कर्व फॉर टी विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, और ये राइटवर्ड डायरेक्शन में जो शिफ्ट आ रही है राइटवर्ड डायरेक्शन में, ये आपको रिप्रेजेंट करेगी कि सेम प्राइस पे चाय की डिमांड बढ़ रही है. ऐसा कैसे हो रहा है मैं आपको अभी दिखाता हूं, देखिए आप ध्यान दीजिए. लेट अस अज्यूम प्राइस ऑफ टी इज दिस मच, ये टी की प्राइस है. तो सेम प्राइस पे पहले टी की डिमांड थी इतनी, ठीक है, दिस मच, एंड नाउ अब सेम प्राइस पे टी की डिमांड हो गई इतनी. ऐसा क्यों हुआ, चाय की प्राइस तो कांस्टेंट है, तो ऐसा क्यों हुआ, चाय की डिमांड क्यों बढ़ गई, वो इसलिए बढ़ गई क्योंकि कॉफी की प्राइस बढ़ गई है, कॉफी महंगी हो गई है, इसलिए चाय की डिमांड बढ़ गई. एंड इट रिफ्लेक्ट्स अ राइटवर्ड शिफ्ट. आप देख सकते हैं पहले डिमांड डी थी, अब डिमांड D1 हो गई. तो दिस वुड बी द इफेक्ट. दूसरी रिलेटेड गुड होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं. टू गुड्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्स when they complete the demand for each other. दो गुड्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे की डिमांड को सपोर्ट करती हैं, और कई बार तो एक के बिना दूसरे की डिमांड खत्म ही हो जाती है. दूसरे की डिमांड तभी क्रिएट होती है जब पहली कमोडिटी अवेलेबल हो, जैसे कि कार एंड पेट्रोल. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मेरे पास कार नहीं है तो क्या मैं पेट्रोल की डिमांड करूंगा, तो आंसर में बी नो. ठीक है, अगर किसी देश में पेट्रोल नहीं है तो क्या वहां कार बिकेगी, वहां कार की डिमांड होगी, आंसर इज नो. ब्रेड और बटर, क्या आपने बिना ब्रेड के कभी बटर कंज्यूम किया है, क्या आप कभी बटर की डिमांड करोगे बिना ब्रेड के, तो आंसर में बी नो. राइट, तो ऐसी गुड्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती हैं, और इनके केस में नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि एक कॉमोडिटी की प्राइस कम होने से दूसरी कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है. ऐसा कैसे होता है, एग्जांपल लेके देखते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ प्राइस ऑफ बटर इंक्रीजेस इन द मार्केट, मार्केट में अगर बटर की कीमत बढ़ जाए तो सर्टनली लोग बटर की कंजम्पशन कम कर देंगे, और जब आप बटर कम कंज्यूम करोगे तो सर्टनली ब्रेड की डिमांड में भी कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ डिक्रीज आएगा. एम आई क्लियर? तो नेगेटिव अपोजिट साइड मूवमेंट होती है रिलेटेड गुड्स के केस में, एक कॉमोडिटी की प्राइस और दूसरी कॉमोडिटी की डिमांड में. ठीक है, अब आप डायग्रामेटिकली अगर इसको एक्सप्रेस करना चाहो तो आप देख सकते हो, अगर बटर की प्राइस फॉल कर जाए, बटर की डिमांड कम हो जाए, तो बटर की अगर प्राइस कम हो जाए तो बटर की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी, और जब बटर की डिमांड बढ़ेगी, लोग ज्यादा बटर खरीदेंगे, तो सर्टनली ब्रेड की डिमांड भी इंक्रीज होगी. तो सेम प्राइस पे अब बटर की डिमांड जो पहले कम थी अब वो बढ़ जाएगी, और बढ़ के डी से D1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. दैट मीन्स अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड फॉर बटर, एंड बटर which justifies the demand for a commodity, and
प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है रिलेटेड गुड्स के केस में एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने से दूसरे कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने से उसकी रिलेटेड गुड की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज सेड टू बी क्रॉस प्राइस इफेक्ट। थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड स्टूडेंट्स इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जनरली, इन जनरल, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ही इंक्रीजेस डिमांड फॉर द कमोडिटी, वो कमोडिटी की डिमांड बढ़ा देता है। यानी इनकम बढ़ने से हम चीज़ों को ज़्यादा खरीद पाएंगे, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी एंड वी वुड सर्टेनली डिमांड मोर ऑफ द कमोडिटीज। ऐसी कमोडिटीज को हम कहते हैं, सच कमोडिटीज आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। ऐसी कमोडिटीज को हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाती है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तब। हाउएवर, देयर मे बी सर्टेन गुड्स whose demand falls even when income of the consumer increases। कुछ ऐसी भी गुड्स हो सकती हैं जिनकी डिमांड कंज्यूमर कम कर देता है जब उसकी इनकम बढ़ती है, और ऐसी गुड्स क्या कहलाती हैं? दे आर सेड टू बी इंफीरियर गुड्स। ठीक है, सरल भाषा में इंफीरियर का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स, लो स्टैंडर्ड की गुड्स। वो गुड्स जो इनकम बढ़ने से हम जिनको सब स्टैंडर्ड मानने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइकिल, बाईसाइकिल चलाते किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी बिजनेसमैन को साइकिल पे जाते हुए ऑफिस देखा है? तो आंसर वुड बी नो, है ना। दे आर ड्राइविंग द कार्स। उनके लिए साइकिल या इवन टू व्हीलर बिकम्स इंफीरियर गुड, राइट। तो जब मैं स्टूडेंट था दोस्तों, तो मैं भी टू व्हीलर चलाता था, मेरे लिए बाइक उस समय नॉर्मल गुड थी। लेकिन जब मैं स्टूडेंट से टीचर बन गया, जब मैंने अर्न करना शुरू कर दिया, तो आई स्टार्टेड मूविंग ऑन कार, मैंने गाड़ी पे मूव करना शुरू कर दिया। अब बाइक मेरे लिए क्या बन गई? इंफीरियर गुड बन गई। बाइक को चलाने में मैं हेजिटेंट फील करूंगा या मे बी करता हूं, तो इसका मतलब मेरे लिए पहले जो नॉर्मल गुड थी एज ए स्टूडेंट, वो अब क्या बन गई? एज एन एंटरप्रेन्योर वो क्या बन गई? इंफीरियर गुड, राइट। तो सेम गुड may be inferior for one person while it may be normal for other person। तो एक ही चीज किसी के लिए नॉर्मल और किसी के लिए इंफीरियर हो सकती है, राइट। डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम। डिपेंड किस पे करता है? लेवल ऑफ इनकम पे। जब स्टूडेंट होने के नाते या अर्ली स्टेजेस में जब लोगों की इनकम कम होती है तो वो बाइक्स पे मूव करते हैं, बाइक उनके लिए नॉर्मल गुड होती है। और वही लोग जब हाई इनकम ग्रुप में पहुंच जाते हैं, हाई एंड पर्सन्स बन जाते हैं, अच्छी खासी कमाई करने लग जाते हैं, दे स्टार्ट मूविंग ऑन कार्स, देन उनके लिए बाइक बिकम्स इंफीरियर गुड। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। हमारे टेस्ट्स इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड, हम कितनी डिमांड करेंगे किसी कमोडिटी की। और हमारे जो टेस्ट्स अगर किसी चीज के लिए फेवरेबल हो जाएं तो हम उस चीज की डिमांड बढ़ा देंगे। इन केस अगर हमारे टेस्ट किसी चीज के लिए अनफेवरेबल हो जाए तो सर्टेनली हम उनकी डिमांड कम कर देंगे। हमारे टेस्ट किस पे डिपेंड करते हैं? तो दे मे डिपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट। किसी चीज की ज्यादा एडवर्टीजमेंट आए तो हम उस चीज की डिमांड बढ़ा सकते हैं, हम उस चीज के लिए एस्पायर कर सकते हैं। फैशन पे डिपेंड करते हैं हमारे टेस्ट, जिस तरह की चीजों का फैशन चल रहा है, जैसे कपड़ों का, अगर मान लो टाइट फिट जीन्स का फैशन है तो वी वुड डिमांड टाइट फिट जीन्स। अगर लूज जीन्स का फैशन है तो हम लूज जीन्स डिमांड करेंगे, एंड सो ऑन। क्लाइमेट भी कुछ हद तक इन्फ्लुएंस करता है हमारे टेस्ट और डिमांड को। सर्दी है तो हम ब्लेजर्स की, वुलन्स की डिमांड करेंगे, गर्मियां हैं तो हम टी शर्ट्स की डिमांड करेंगे, कॉटन क्लोथ्स की डिमांड करेंगे, लाइक दैट। और पांचवा डिटर्मिनेंट होता है स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। हमको क्या लगता है फ्यूचर में कमोडिटी की प्राइस को क्या होगा? अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो आप अभी कम प्राइस पे डिमांड ज्यादा करोगे। तो करंट डिमांड विल इंक्रीज इफ वी एक्सपेक्ट अ राइज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड वाइस वर्सा। फ्यूचर में अगर आपको लगता है प्राइस कम होगी तो अभी आप डिमांड कम करोगे एंड यू विल वेट फॉर प्राइस टू फॉल।
इसी तरह से दोस्तों दो मार्केट डिटर्मिनेंट्स की हमने बात की थी। तो पहला था पॉपुलेशन, मैंने आपको बताया इंडिया और पाकिस्तान की पॉपुलेशन में डिफरेंस है और इसलिए किसी भी कमोडिटी की मार्केट डिमांड पाकिस्तान में कम होगी एज कंपेयर टू इंडिया। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मींस मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादा लोगों की परचेजिंग पावर होगी, दैट वुड इंड्यूस मोर डिमांड। और अगर इनइक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है तो रिच जो है वो और रिच होता जाएगा, परचेजिंग पावर कुछ लोगों तक रिस्ट्रिक्ट रहेगी और मार्केट डिमांड कम रहेगी। ठीक है दोस्तों, डिमांड फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिमांड फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज डिमांड इज इक्वल टू a माइनस बी वाई। ये डिमांड फंक्शन का को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। d इज इक्वल टू ए प्लस बी पी। यहां पर d रिप्रेजेंट करता है डिमांड को, a और b दो ऑटोनॉमस वैल्यूज हैं और p पॉइंट जो है वो प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है। तो डिमांड किस पे डिपेंड करती है? प्राइस पे। और इनवर्स रिलेशन है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स रिलेशन की वजह से हम यहां नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन ये नेगेटिव साइन क्या रिफ्लेक्ट करता है? इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। अब अगर आपको P की वैल्यू कुछ भी दी हो, आप इस इक्वेशन में पुट करके डिमांड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी तरह अगर डिमांड की वैल्यू आपको दी गई हो अलोंग विद दीज टू कांस्टेंट्स A और B के साथ, तो आप प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक बहुत ही सिंपल थ्योरी है जो कहती है एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाएगी और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। विच मीन्स there is negative relation between price of a commodity and its quantity demanded। एक commodity की price और demand में negative relation है, यानी opposite direction में दोनों move करेंगे। However, other things remaining constant, इसका मतलब अगर बाकी determinants demand के constant रहें तो। अब दोस्तों this becomes assumption of law of demand। तो assumptions में हम क्या लेकर चलते हैं? assumptions में हम क्या मानते हैं? assumptions में हम ये मानकर चलते हैं कि other things remaining same, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। और ये बाकी चीजें क्या हैं? other determinants of demand। अभी जो हमने डिमांड फंक्शन डिस्कस किया था उस वो रिप्रेजेंट करता है other determinants। तो देखिए यहां पर नीचे assumptions में हम क्या मानकर चल रहे हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स shall not change। रिलेटेड गुड्स की प्राइस चाहे वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है या आपकी सब्सटीट्यूट गुड है, दोनों की प्राइस में चेंज नहीं आना चाहिए। इनकम ऑफ कंज्यूमर्स शेल रिमेन सेम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए और उसी तरह प्राइस एक्सपेक्टेशंस में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट हैं तो एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम होगी और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड? डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो अब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होने का यानी नेगेटिव रिलेशन होने का प्राइस और डिमांड में रीजंस क्या हैं? तो पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसी कमोडिटी की जब हम कंजम्पशन ज्यादा करते हैं ना, तो हर नेक्स्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। हर नेक्स्ट यूनिट से हमको जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो कम होती जाती है। देयरफॉर वी वुड ओनली बी एबल टू गेट मोर, हम तभी ज्यादा यूनिट्स खरीदेंगे अगर हमको कम प्राइस पे करनी पड़े। एम आई क्लियर? तो डिमांड तभी बढ़ेगी, आप नेक्स्ट यूनिट तभी किसी कमोडिटी का खरीदोगे जब
आपको कम प्राइस पे करनी पड़े। क्यों? क्योंकि आपको नेक्स्ट यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलेगी, इसलिए आप नेक्स्ट यूनिट की डिमांड तभी बढ़ा करोगे जब आपको कम प्राइस पे करनी पड़े। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट का मतलब होता है जब किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो उतने गिवन मनी इनकम के साथ हम ज़्यादा खरीद सकते हैं, हमारी परचेजिंग पावर जिसको रियल इनकम बोलते हैं वो बढ़ जाती है, एंड देयरफॉर वी कैन बाय मोर। इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ स्टूडेंट्स, जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हो और गाड़ी में तेल डलवाते हो, पेट्रोल डलवाते हो, तो आप 500 रुपए का नोट देते हो। सपोज प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 100, तो 500 रुपए में आपको 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो आप 500 रुपए में कितनी डिमांड कर रहे हैं? 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउएवर अगर पेट्रोल की कीमत कम हो जाए, मान लीजिए 90 रुपीज हो जाए, तो उसी 500 रुपए में अब आप लगभग 5.5 लीटर पेट्रोल की डिमांड करोगे। यानी प्राइस कम होने से पेट्रोल की आपने डिमांड बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि आपकी रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर बढ़ गई, या आप कह सकते हो आपकी इनकम की परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो दिस इज सेड टू बी इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जिस कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है वो अपने सब्स्टिट्यूट्स के मुकाबले स्टूडेंट्स चीपर हो जाता है, और चीपर गुड्स की जो एफिनिटी है वो बढ़ जाती है अमंग द कंज्यूमर्स। यानी कि कंज्यूमर्स एक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट से शिफ्ट होने लगते हैं टूवर्ड्स चीपर सब्स्टिट्यूट। इस वजह से प्राइस कम होने पर चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। डिफरेंट यूजेस नंबर 4। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, देयर आर सेवरल गुड्स which have multiple uses. For example, milk. It can be used as milk only, for making curd, cheese, sweets and several other goods. तो जब ऐसी चीजों की प्राइस फॉल करती है, they can be used for several purposes. उनको बहुत सारी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसी वजह से मल्टीपल यूजेस में जब उनकी डिमांड बढ़ती है तो उनकी ओवरऑल डिमांड इंक्रीज हो जाती है। एंड लास्ट इज स्टूडेंट साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, नाउ मैनी कंज्यूमर्स which earlier were unable to afford that commodity can now afford to buy that commodity. तो बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हाई प्राइस पे चीजों को नहीं खरीद पा रहे थे, उनकी प्राइस कम होने के बाद वो उन चीजों को खरीद पाते हैं, जिसकी वजह से कमोडिटी की डिमांड प्राइस कम होने की वजह से बढ़ जाती है। तो ये एक अलग रीजन है नेगेटिव रिलेशन के। नाउ देयर कुड बी सर्टेन एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड आल्सो। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड हमको सही रिजल्ट नहीं देता। मतलब ये है कि प्राइस बढ़ने के बावजूद डिमांड कम नहीं होती, या प्राइस कम होने के बावजूद डिमांड इंक्रीज नहीं होती। ऐसी चीजों को हम एक्सेप्शंस में पढ़ते हैं। तो पहली एग्जांपल है इसकी आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जिनको हम वेबलन गुड्स भी बोलते हैं, बाय द नेम ऑफ प्रोफेसर वेबलन हु डिस्कवर्ड दीज गुड्स। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन मींस दोज गुड्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज स्टेटस सिंबल। ये वो गुड्स होती हैं जिनको हम स्टेटस सिंबल मानते हैं, जैसे कि लग्जरी कार्स हो गई, डायमंड्स हो गए, प्रीशियस स्टोन्स हो गई, एंटीक्स हो गए घरों में। तो इनकी प्राइस बहुत हाई होती है, और इनको खरीदता कौन है? लग्जरी कार्स कौन खरीदता है? जिसकी करोड़ में इनकम होगी। तो एज सच लग्जरी कार्स आर बीइंग परचेज्ड बाय रिच सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, और अगर इन लग्जरी कार्स की प्राइस कम हो जाए, दे वुड नाउ बिकम द कमोडिटी ऑफ मास कंजम्पशन। आमतौर पे लोग उसका इस्तेमाल करने लगेंगे, और रिच सेगमेंट जो है उनके लिए ये गाड़ियां अब आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, अपने स्टेटस सिंबल को सिग्निफाई करने की कमोडिटीज नहीं रह जाएंगी, और वो इन गुड्स की डिमांड प्राइस कम होने के बावजूद क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो दिस बिकम्स एन एक्सेप्शन। प्राइस कम होने पे लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जो रिच सेगमेंट है, जो डिमांड कर रहे हैं अभी लग्जरी गुड्स की, वो प्राइस कम होने पे डिमांड इनकी कम कर देंगे। दूसरी इसकी एग्जांपल होती है इग्नोरेंस। कई बार इग्नोरेंस की वजह से हम ये जजमेंट कर बैठते हैं कि जिस कमोडिटी की प्राइस हाई है वो बेस्ट क्वालिटी की कमोडिटी है,
और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाए, प्राइस कम है, तो हमें लगता है कि इट मस्ट बी एन इंफीरियर एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं. दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. देन फॉर नेसेसरी गुड्स, वो चीजें जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, खाने में नमक अवॉइड नहीं किया जा सकता, बीमारी पे मेडिसिन अवॉइड की नहीं जा सकती, तो इन चीजों की प्राइस अगर बढ़ जाए, सॉल्ट अगर एक्सपेंसिव हो जाए, तो दोस्तों हम उस सॉल्ट की यूजेज कम नहीं कर सकते, हम सॉल्ट का यूज कम नहीं कर सकते. तो सॉल्ट की डिमांड विल रिमेन द सेम इवन इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. सेम थिंग हैपेंस विद द मेडिसिन ऑल्सो, राइट. तो दिस अगेन बिकम्स एन एक्सेप्शन. देन फेयर ऑफ शॉर्टेज, कई बार हमें लगता है किसी चीज की शॉर्टेज ना हो जाए, उस वजह से प्राइस बढ़ने के बावजूद हम उनको होल्ड कर लेते हैं, फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखते हैं. आमतौर पर वॉर लाइक सिचुएशंस में, नेचुरल कैलामिटीज के दौरान लोगों को लगता है कि ज्यादा फूड ग्रेन स्टोर कर लेनी चाहिए, तो इवन व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग वो ज्यादा डिमांड कर लेते हैं, तो इट बिकम्स एक्सेप्शन. और लास्ट है जिफिन गुड्स. जिफिन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो इंफीरियर होती हैं, इंफीरियर का मतलब लो क्वालिटी गुड्स होती हैं, और जब इनकी प्राइस बढ़ती है तो उसके बावजूद कंज्यूमर इनकी डिमांड कम कर देता है. वो इसलिए क्योंकि इनकी प्राइस बढ़ने पे कंज्यूमर ऑफन इन इंफीरियर गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर लेता है फॉर देयर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट गुड्स. इसकी एग्जांपल बाजरा ली जा सकती है. तो बाजरे की अगर कीमत बढ़ जाए, क्योंकि बाजरा एक लो क्वालिटी फूड ग्रेन माना जाता है, इसको हम मिलेट भी बोलते हैं, तो लो क्वालिटी फूड ग्रेन माना जाता है बाजरा. अगर बाजरे की कीमत बढ़ भी जाए दोस्तों, तो इट वुड स्टिल बी रिलेटिवली चीपर देन इट्स सब्स्टिट्यूट, वेदर राइस और व्हीट, एंड हेंस many of the people would sacrifice wheat or rice and they would shift to relatively cheaper substitute, that is bajra. तो बाजरे की कीमत बढ़ने के बावजूद गरीब लोग जो हैं, जो इंफीरियर गुड्स को इस्तेमाल करते हैं, वो सुपीरियर गुड्स से शिफ्ट होकर इंफीरियर गुड्स पे आ जाते हैं, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर मंथली कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन्स. तो इसलिए इट बिकम्स एन एक्सेप्शन अगेन. नेक्स्ट जो दोस्तों टॉपिक है, दैट इज मूवमेंट इन डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व. तो मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व का मतलब होता है जब हम एक ही डिमांड कर्व पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं. डायग्राम में आप देख सकते हो मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए is called movement along a demand curve. When this movement will happen along demand curve when there is change in own price of the commodity. तो जब commodity की प्राइस में चेंज आएगा, A में आप देख सकते हो A पे प्राइस ज्यादा है और डिमांड कम है. A से जब आप B पर शिफ्ट हुए दोस्तों, तो प्राइस कम हो गई, प्राइस फॉल हो गई और डिमांड बढ़ गई, राइट. तो दिस वुड बी कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए देयर इज ए मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, तो दिस मूवमेंट वुड रिप्रेजेंट, बी टू ए क्या बताएगी कि प्राइस में इंक्रीज आ रहा है, जबकि डिमांड बी टू ए डिमांड कम हो रही है. तो डिमांड जब कम होती है प्राइस में इंक्रीज आने से, तो इट इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ अलोंग अ डिमांड कर्व which is comprises of two different phenomenon, extension and contraction of demand. इसी तरह दोस्तों शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब होता है जब डिमांड कर्व में राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट आए, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इसका मतलब होता है राइटवर्ड शिफ्ट आपको बताएगी कि सेम प्राइस पे डिमांड में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है. सेम प्राइस पे डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. आप देख सकते हैं पहले डिमांड इतनी थी और अब अगर डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो गई तो सेम प्राइस पे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. हाउएवर लेफ्टवर्ड शिफ्ट में डिमांड डिक्रीज हो जाएगी एट द सेम प्राइस. सो दिस वाज द चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड. आई होप आपको समझ आया. आई होप आप इससे पूरा बेनिफिट ले पाए, आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हुए हैं
और एग्जाम्पल्स ने आपकी एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग को किक किया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लिंक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली टू स्कोर बेटर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।